हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि घर पे आप लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट जो है हमारा अभी निकल चुका है और रिजल्ट में जो भी था मिला जुला असर मिला। कोई बच्चे निराश भी होंगे और कोई बच्चे खुशियाँ भी मना रहे होंगे, लेकिन निराश होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से आपको समय है अभी, आगे की पढ़ाई आप करिए और उसमें सफलता प्राप्त कीजिए। देखिए, हाई स्कूल जो होता है, हाई स्कूल लेवल तो जो होता है बहुत ही आसान सिलेबस है। उसके आगे की जो पढ़ाई है थोड़ा सा जटिल है, आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हाई स्कूल के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में रेस्ट कर लेते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है उनका इंटर जब मेहनत करना पड़ता है तो उसमें भी मेहनत नहीं कर पाते हैं और 2 से 3 महीना रहता तब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं और जिसके चलते क्या होता हुआ पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और सोचने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, और जिससे क्या होता है जब परीक्षा देते हैं तो मार्क में जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का आप लोग क्लास देखेंगे, आरसीसी क्लास जो देखेंगे आप, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से आप जो विषय से आपको इसमें सभी वीडियो आपको मिलेंगे और उसको देखें निश्चित रूप से आप, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 600 नंबर है तो 600 नंबर में निश्चित रूप से और नियमित रूप से आप देखते हैं तो हमारा टारगेट जो है 90+ का ही टारगेट रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। ठीक है। और अब इंटर का जो सिलेबस है आपका, उसमें भी आपका जो टारगेट रहेगा 85+ करके ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करेंगे और इतना आप 85 हम लोग प्रिपेयर करवा देंगे तो निश्चित अगर आप घर पे थोड़ा सा प्रिपेयर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है 90+ आसानी से आ सकता है। तो आइए हम चलते हैं सीधे अपने मेन मुद्दे पे। हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच हम नाउन पढ़ चुके हैं और हम प्रोनाउन पे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, प्रोनाउन में जो हम पढ़ रहे हैं सेम टू सेम आपका प्रोनाउन जो होता है उसी प्रकार आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन जहाँ भी हम जैसे इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंडिफिनिट मिलेंगे, वहाँ पे भी इंटरगेटिव एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है। टोटल नहीं मतलब थोड़ा सा चेंजिंग वहाँ पे हो जाता है। तो आइए हम पहुंचते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है, और पिछला जो हमारा वीडियो पढ़ा था वो इंटरगेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय यानी कोई निश्चित क्रम इसका नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय कह सकते हैं। यानी इसका जो डिफिनेशन हो सकता है, यानी परिभाषा जो हो सकता है, जो प्रोनाउंस ठीक है किसी व्यक्ति का जो होगा निश्चित अनिश्चित रहेगा, यानी अनिश्चित जिसकी हम कह सकते हैं कि नहीं बता पाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसके अंतर्गत जो होता है हमारा वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी और नोबॉडी, etc। यानी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस का परिभाषा जो अभी आपको बताया गया है कि जिससे क्या होगा, अनिश्चित व्यक्तियों का बोध होता है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति का बोध ना होके अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जिससे हमारा क्या होगा, अनिश्चित व्यक्ति मतलब जिसको हम जानेंगे नहीं उसका बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित प्रोनाउंस कहते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंतर्गत जो हमारा आता है वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबॉडी और नोबॉडी, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, यह इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। और बहुत कुछ होते हैं लेकिन यहाँ पे जो दिया है अभी इतना पढ़िए, इसके बारे में यानी इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वन का प्रयोग, नन का प्रयोग, दे का प्रयोग, जितना आपका दिया है इसका कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, आइए हम विस्तृत रूप में जानते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा जैसे कि आप बताया कि यहाँ पे सब का यूज हम देखें किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा भी गया है कि वन का अर्थ जो होता है एनी पर्सन होता है, यानी वन का जो अर्थ होगा वो एनी पर्सन या एवरी पर्सन। जब वन किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो अपने शब्द, यानी जब कोई कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या होता है, अपने होता है। शब्द की अंग्रेजी जो होती है वंस लिखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वन शुड डू वंस ड्यूटी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि वन का जो अर्थ होता है एनी पर्सन या एवरी पर्सन, यानी एनी पर्सन या एवरी पर्सन, यानी कोई, यानी इसको कोई अर्थ क्या होता है, उन्होंने कहा था कोई, यानी एवरी पर्सन या एनी पर्सन।
ठीक है, यानी सभी के लिए क्या कर सकते हैं, इसका वन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और जब भी इसका प्रयोग हम कर्ता के रूप में, यानी वन का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करेंगे और अपने की अंग्रेजी उसमें लिखनी रहेगी, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, वंस। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, वंस यहाँ पे लिखा है वन, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब आपको उसका अपने का अर्थ हो जाएगा वंस। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर का दिया है, एनी वन या नन का प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। यानी एनी वन का जब भी हम प्रयोग करेंगे दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक, दो से कम व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए एनी वन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी इसका हम प्रयोग करेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया भी है कि नन ऑफ योर रिलेटिव्स कम हियर, यानी नन ऑफ योर रिलेटिव्स, यहाँ पे देखिए ना बता रहा क्या है, योर रिलेटिव्स, यानी कह सकते हैं कि रिश्तेदार, यानी आपके रिश्तेदार केम हियर, यानी यहाँ पे आए, यानी दो या दो से अधिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नन का प्रयोग, यानी यहाँ दिया ना एनी वन या नन का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वन, पहले सेंटेंस में आपका नन का यूज हुआ है और एनी वन का कहाँ पे किया गया है, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में एनी वन का प्रयोग किया गया है। यानी जब भी आप एनी वन और नन का प्रयोग करिएगा तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तभी इसका प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ऐसा जो क्वेश्चन होता है आपको एक्सरसाइज में करने के लिए आपको दिए जाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं हमारा तीसरा नंबर। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो तीसरा नंबर का जो रूल है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच शब्दों के साथ प्रसंग के अनुसार ही, हिज, सी या हर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, और आपका एनीवन चाहे ईच दिया रहेगा, तो जब भी इसके साथ हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे ना तो आपका प्रोनाउन क्या होगा, तो ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा, सी या तो हर। ही का प्रयोग आपको पता है कि कर्ता के रूप में करते हैं और हिज का जो प्रयोग होता है वो पैसिव के रूप में हम करते हैं। ठीक है, तो यानी जब भी एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन या हिज शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो इसके साथ हमेशा प्रोनाउन कौन आएगा, ही आएगा, या तो हिज, या तो सी आएगा, तो हर, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख लो, दिया है आपका, दे विल हेल्प एवरीवन ऑफ माय फ्रेंड्स इन ईच नीड, इन हिज नीड, दे विल हेल्प एवरीवन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, इन हिज नीड। अब जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि एवरीवन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एनीवन ऑफ दिस वुमेन कैन प्रिपेयर द फूड इफ शी ट्राइज, ठीक, यानी एनीवन ऑफ दिस वुमेन, इसमें से कोई भी स्त्री क्या है, खाना बना सकती है यदि वो कोशिश करे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेशन नहीं बता रहे, इसका यूज बता रहे कहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप एवरीवन का प्रयोग हुआ ना, जिसका क्या आ गया आपका, हिज आ गया है। ठीक है, यहाँ देखो, एनीवन ऑफ दिस वुमेन कैन प्रिपेयर द फूड इफ शी नीड्स। अब देखिए यहाँ पे दिया दिस वुमेन, ठीक, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, इफ कर रहा है, इसके बाद जो भी हमारा आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या लगाया गया है, सी लगाया गया है। ठीक है, अब हमारा चौथा जो देख पा रहे हैं कि सम का जो प्रयोग होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी ना सम का प्रयोग अफर्मेटिव तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरगेटिव में होता है। यानी सम का जो प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है और एनी का जो प्रयोग होगा वह नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों बनाने में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि हमारा सम का प्रयोग कब करते हैं, तो सम का जो प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में करेंगे, ठीक है, और एनी का जो प्रयोग होगा वह आपका नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों सेंटेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल दिया, सम वेयर किल्ड बाय द डकैट्स। डकैट मतलब डकैट जानते हो, डाकू, डकैट इसका होता है डाकू होता है। दिया सम वेयर किल्ड बाय द डकैट्स, यानी कुछ लोग क्या हुए डकैत के द्वारा, डाकू के द्वारा मारे गए। We did not see any of these boys before, यानी we did not see any of these boys। जब भी आपको बताएगा कि एनी का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आपका नेगेटिव सेंटेंस या इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। कभी भी एनी का जो प्रयोग होगा, बहुत से बच्चे ऐसा गलती करते ट्रांसलेशन बनाने के लिए, जब कोई शब्द दिया रहता है अगर नेगेटिव नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एनी लगा देते हैं, और जब हम वहाँ पे एनी लगाएंगे तो क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो यानी इतना दिमाग में रखिएगा, जब आपका नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी आप एनी का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नियम हो गए, चारों में लगभग आपको पूरा आ गया, ठीक है। इसको हम आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंडेफिनिट प्रोनाउन जो दिया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को तब तक देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।